लेकिन लगातार वो लोगों के बीच जाकर ये दावा कर रहे हैं कि मैंने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के पक्ष में जो मैंने इस्तीफा दिया है, तो इस बार जो है मैं पहली बार जितनी जीत गया तो उससे बढ़कर जीत के आऊँगा। देखिए, ये उनको कहना पड़ रहा है, यही उनके कमजोरी का संकेत है। जब जब गठबंधन का उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता है, आम जनता है, वो देखती है कि प्रायोजित अगर विरोध है तो उसका और उल्टा रिएक्शन हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। जो आपके उम्मीदवार थे पवन बेनीवाल, इस बार सर वो इसलिए कहीं ना कहीं आपसे नाराज होकर दूसरे रथ में सवार हो चुके हैं कांग्रेस के में कि जो हरियाणा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं सिर्फ वादे करती है, ये लोगों के काम नहीं करा पाती और इसलिए उन्हें यहाँ से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपको डेंट डाल रहे हैं ना। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि जो एलनाबाद उपचुनाव है तो पूरे देश की निगाहें इस उपचुनाव पर है और उन्होंने कहा कि जो इसके नतीजे होंगे और इसमें किसानों की जीत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों का हित होना, किसानों की जीत होना इस उपचुनाव में बहुत बड़ी बात है। मेरी तो तैयारी इतनी है कि इस पूरे महायज्ञ में एक गिलहरी योगदान मुझे कार्यकर्ता के नाते देना है। हरियाणवी एक की बात करते हैं, लेकिन 7 साल से यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्या जिनका समाधान नहीं किया गया, चाहे सेम की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, लोगों को जो है राजस्थान बॉर्डर से पीने का पानी जाना पड़ रहा है खरीद कर। मैं आपकी इस कयास से सहमत नहीं हूँ और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। वहीं हम राज्यपाल की बात करें, सत्यपाल मलिक, वो भी लगातार जो है किसानों की बात रख रहे हैं और बहुत बार कह चुके हैं अगर समय रहते किसानों का समाधान नहीं किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसानों के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। किसान देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है और अन्नदाता है। वह धरती माता का सीना चीर करके, रात दिन मेहनत करके, खून पसीने बहा करके, सांप और बिच्छू की परवाह ना करते हुए, मौसम की मार को झेलते हुए देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है। वहीं किसान का बेटा, वह जवान देश की सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करने का काम करता है। कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं और जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया है, तो हो सकता है भी हरियाणा में भी जो है मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। तो सर नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा एलनाबाद में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि जिसको हम राजनीतिक राजधानी भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी है। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नयन साहब जी। कैप्टन साहब, यूपी की बात भी हम आपसे करेंगे क्योंकि देश की वो जगह जहां के चुनाव का जिम्मा आपके सिर पे है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जहां से ये निर्धारित होता है कि आखिर देश की राजनीति, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो वहां का क्षेत्र, वहां की बड़ी जिम्मेदारी आपको देगी। लेकिन उससे पहले अगर हम हरियाणा की बात करें, आपने जो है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर एलनाबाद हल्के का जो है दौरा किया, लोगों के बीच गए, किस तरह का जन समर्थन आपको मिला, किस तरह का यहाँ की आप लोगों को देखा? एलनाबाद उपचुनाव हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। सिरसा जिला में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने वाली है जी। और इस उपचुनाव ने क्षेत्र की जनता को एक अवसर प्रदान किया है जी। कि जो लंबे समय से विकास से वंचित ये क्षेत्र रहा है और वह सरकार के साथ मिलकर के अपने विकास को और तेज करना चाहता है और गति देना चाहता है जी। और ऐसा वातावरण दिखाई दे रहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो मौका नहीं चूकेंगे और अतीत से अपने आप को अब हटा करके भविष्य की ओर नई पीढ़ी देख रही है और अब एलनाबाद को किसी एक पक्ष की, किसी एक पार्टी की वो बपौती ना बने रह करके और वह एक राष्ट्रीय मुख्य धारा की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें हिस्सेदारी करना चाहती है। इसलिए वातावरण में स्पष्ट संकेत है, आबो हवा ये कह रही है कि कमल का फूल खिलने वाला है। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि एलनाबाद में पहली बार की ऐसी आबो हवा चली है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आप दावा भी करें कि कमल का फूल यहाँ खिलने वाला है पहली बार। लेकिन कैप्टन साहब, जिस वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है, जिस वजह से यहाँ सीट खाली हुई, उसकी वजह है कि अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देना। लेकिन लगातार वो लोगों के बीच जाकर ये दावा कर रहे हैं कि मैंने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के पक्ष में जो मैंने इस्तीफा दिया है, तो इस बार जो है मैं पहली बार जितनी जीत गया तो उससे बढ़कर जीत के आऊँगा। देखिए, ये उनको कहना पड़ रहा है, यही उनके कमजोरी का संकेत है जी कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को ये उपचुनाव उनके ऊपर क्यों थोपा। और अगर उनको लगता था कि ये मुद्दा इतना बड़ा है तो उनको क्षेत्र की जनता के बीच में दोबारा वापस जा करके और इसके लिए सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है।
और उनको समर्थन मिल रहा होता तो उनको वहाँ समर्थन मांगने की आवश्यकता नहीं होती। पहले दिन से ही उनका चुनाव एक तरफा बन सकता था। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि उनको इस मुद्दे के ऊपर कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनको वहाँ जा कर के बाहर से लोग बुला बुला करके चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। तो ऐलनाबाद के अंदर आज ये कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा उस स्तर पर कि जिस स्तर पर ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करे। ये किसी के लिए भावनात्मक मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए वास्तविक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्षेत्र की जनता ने इसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर खारिज किया हुआ है। वही कैप्टन साहब, आप कह रहे हो कि लगातार अभय सिंह को ये बात बतानी पड़ेगी, हालांकि हम भी लगातार उनका संबोधन सुनते हैं, भाषण सुनते हैं कि वो लगातार लोगों के बीच जा रहे, बता भी रहे कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन अगर हम ऐलनाबाद की बात करें तो कैप्टन साहब लगातार ये हम सिरसा की बात करें या खासकर ऐलनाबाद की, देवीलाल परिवार का, चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। कभी भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की नहीं की, लेकिन वहीं जब जब गठबंधन का उम्मीदवार लोगों के बीच जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों से कैसे निपट कर आप जो है अपना यहाँ कमल खिला पाएंगे? तो एक बात तो हम स्पष्ट तौर पर हमें ध्यान करनी चाहिए कि ऐलनाबाद जैसी सीट पर पिछले 2 चुनाव में 2014 और 2019 में हमने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोट लेकर के बहुत कम अंतर से वो चुनाव में हार हुई। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस क्षेत्र में बहुत मजबूत हो चुका है। 7 साल से सरकार है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उसका अस्तित्व का संकट बन गया है, उसका प्रदेश की राजनीति में कोई प्रासंगिकता बची नहीं है, व्यक्तिगत राजनीति तक वो सीमित रह गई है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का और बेहतर उसके पक्ष में वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरा, आपने जो कहा कि विरोध है उम्मीदवार का या और उसको विरोध का सामना करना पड़ता है, ये सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, जनता देख रही है। ये प्रायोजित दिख रहा है, ये एकदम से जो त्वरित जो रिएक्शन होता है वो नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर प्रायोजित है। और जब इस प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं तो वह भी उस पक्ष की कमजोरी का परिचायक है, संकेत है। ये तो गांव के ही लोग उठ करके कोई रिएक्शन करते हों। और मैं इसको ये भी मानता हूँ कि लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक प्रणाली में हर किसी को अपनी बात को कहने का अधिकार है। और हमारी जो पंचायती परंपरा है, हरियाणा प्रदेश ये पंचायत की परंपरा का ये हमारा इलाका है। यहाँ एक उम्मीदवार के स्वयं के गांव की चौपाल में विपक्षी विरोधी उम्मीदवार आकर के अपनी बात को कह सकता है, अच्छे से कह सकता है, मर्यादा से कह सकता है, और उसकी बात को मर्यादा से सुनना हमारी परंपरा है। जो ये जिन लोगों ने ये वातावरण बनाया हरियाणा प्रदेश में कि जनप्रतिनिधि हो या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उसकी बात को कहने ना दिया जाए, उसका विरोध किया जाए, ये जो परंपरा जिन्होंने डाली है, मेरा ये मानना है कि वो लोग हमारी सामाजिक परंपराओं को ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं। विरोध करने का अधिकार सबको है, विरोध कर सकते हैं। विरोध का प्रकटीकरण का स्थान और तरीका यह सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं के अनुरूप भी होना चाहिए। तो इस चुनाव में भी जो जनता है, आम जनता है, वो देखती है कि प्रायोजित अगर विरोध है तो उसका और उल्टा रिएक्शन हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। सर, आप कह रहे हैं कि जो विरोध हो रहा है उसका जो रिएक्शन है, कहीं ना कहीं अंडर करंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपने कैप्टन साहब जिक्र किया 2014 के विधानसभा चुनाव का और 2019 के विधानसभा चुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अच्छे वोट यहाँ से हासिल की, काफ़ी बढ़त मिली थी, हालांकि जीत नहीं पाए थे। लेकिन जो आपके उम्मीदवार थे पवन बेनीवाल, इस बार सर वो इसलिए कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ होकर दूसरे रथ में सवार हो चुके हैं कांग्रेस के में कि जो हरियाणा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं सिर्फ वादे करती हैं, ये लोगों के काम नहीं करा पाती और इसलिए उन्हें यहाँ से इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपको डेंट डाल रहे हैं ना। देखिए, पवन जी हमारे साथ ही रहे हैं और हरियाणा की सरकार में एक चेयरमैन के नाते वो सरकार के अंदर हिस्सेदारी रखते हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर क्षेत्र के काम नहीं करवा पाए, उन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। उनको पूर्ण रूप से हमने हर जगह हर प्रकार का समर्थन दिया और उनके सिफारिशों से हमने बहुत विकास के काम भी करवाए। और अगर आज वो समझते हैं कि काम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं तो उनको भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्षेत्र की एक प्रकार के सूबेदारी उनके पास में थी। तो मैं उनकी इस
बात का मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि विकास के काम नहीं करवाए। उनको अपने कारण, जिस भी कारण से उन्होंने किसी की जो राजनीतिक निष्ठा है, ज़रूरी नहीं कि विचारधारा से प्रेरणा से ही हर कोई अपने अपने दल में काम करे। बहुत प्रकार के जीवन में लक्ष्य और प्रभाव रहते हैं। तो पवन जी अब अपना दल हमारा साथ इतने साल रहे और आज छोड़ करके गए हैं, तो जनता भी देखती है कि बदलती हुई निष्ठाओं को देखती है, निष्ठाओं के कारणों को देखती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जब अपनी जगह नहीं टिका रहता है तो व्यक्ति के राजनीतिक धरातल में भी कमजोरी आती है। वही कैप्टन साहब, अगर हम गठबंधन की बात करें तो लगातार आपकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि विकास के नाम पर जो है जनता यहाँ आपको वोट देगी, लेकिन जब एलनाबाद की जनता के बीच हम जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दावा करते हैं कि समान काम समान विकास, कोई हम इस तरह का भेदभाव नहीं करते, हर जगह विकास करते हैं, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करते हैं। लेकिन 7 साल से यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्या जिनका समाधान नहीं किया गया, चाहे सेम की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, लोगों को जो है राजस्थान बॉर्डर से पीने का पानी जाना पड़ रहा है खरीद कर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्याएं हैं, और ये समस्याएं सेम की और पीने के पानी की दो आपने उदाहरण के तौर पर जिक्र किया। तो सेम की समस्या कोई 7 साल में भी नहीं आई है, पानी की पीने के पानी की समस्या भी अभी 7 साल में नई नहीं बनी है। ये समस्याएं पुरानी हैं और इनका समाधान भी दीर्घकालिक ही हो सकता है, इसके समाधान में भी समय लगने वाला है। सवाल है कि पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में हरियाणा प्रदेश कितने मीलों आगे चला है। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम पहले की तुलना में कितने अधिक हुए हैं। जब 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, इस क्षेत्र का विकास से कोई लेना देना नहीं था, कोई नज़दीक में भी नहीं था, कोई एक भी विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। उससे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तब फिर ये सारी समस्याएं कैसे बनी रही? तो इसका जवाब कौन देगा? इंडियन नेशनल लोकदल या कांग्रेस, जिन्होंने 10 और 6 साल 16 साल उन्होंने इस, और विशेष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की स्वयं की सरकार रही। समस्याओं को नकारा नहीं जा सकता, समस्याओं को अनदेखी नहीं की जा सकती। सवाल है कि किसकी नीयत है समस्याओं का समाधान करने की। भाजपा की नीयत है, हम कोई एक क्षेत्र की राजनीति नहीं करते। सब जानते हैं हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी तो जिला विशेष, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी जिला विशेष, भजन लाल जी की सरकार थी क्षेत्र विशेष, हुड्डा साहब की सरकार थी क्षेत्र विशेष हो जाता है। ये मिथक क्षेत्रवाद का, इसको तोड़ने का काम, परिवारवाद का तोड़ने का काम वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो सभी 90 विधानसभाओं में काम करना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा अंतर आ सकता है, परंतु नीयत जो है, नीति जो है वह स्पष्ट है और एलनाबाद भी उससे अछूता नहीं रहा, पहले से बेहतर हुआ है। और उम्मीद है कि जब जनप्रतिनिधि कोई बहुत प्रभावी होता है उसका असर होता है, उम्मीद है कि अब पहले से बेहतर काम होंगे। बिल्कुल। वहीं कैप्टन साहब, हम लगातार जो है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि जो एलनाबाद उपचुनाव है तो पूरे देश की निगाहें इस उपचुनाव पर हैं, और उन्होंने कहा कि जो इसके नतीजे होंगे और इसमें किसानों की जीत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसानों का हित होना, किसानों की जीत होना इस उपचुनाव बहुत बहुत बड़ी बात है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और किसानों का हित दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ये पूर्ण रूप से मिथ्या प्रचार है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ वह निश्चित तौर पर किसान के हित में है। वो अलग बात है कि कोई नीति को समझा पाने में कोई कमी रही हो या समझ पाने में कमी हो सकती है, तो इनको अलग नहीं माना जा सकता। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा है उसका अर्थ वो किस मायने में कह रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे, परंतु मैं उनकी बातों से अर्थ निकाल सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जीत में ही किसानों की जीत देखते हैं। वहीं हम राज्यपाल की बात करें, सत्यपाल मलिक, वो भी लगातार जो है किसानों की बात रख रहे हैं और बहुत बार कह चुके हैं कि किसानों को जिस तरीके से कहीं न कहीं इंतज़ार कराया जा रहा है, लंबे समय से किसान यहाँ डटे हुए हैं, अपने अपने घर के जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो साफ साफ कह चुके हैं कि अगर समय रहते किसानों का समाधान नहीं किया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसानों के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, कोई भी विषय लंबा नहीं चलना चाहिए, और किसान देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है और अन्नदाता है। वह धरती माता का सीना चीर करके रात दिन मेहनत करके खून पसीने बहा करके
सांप और बिच्छू की परवाह ना करते हुए मौसम की मार को झेलते हुए देश और दुनिया का पेट भरने का काम करता है, वहीं किसान का बेटा वह जवान देश की सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करने का काम करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान को हर प्रकार की सहानुभूति के साथ में किसान के हक और सम्मान के लिए किसी को भी थोड़ा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी से उसको काम करना चाहिए। और ये जो पूरा आंदोलन 10 महीने चला है, मेरा अपना ये निजी तौर पर मानना है, इसके अंदर से जिस दिन राजनीतिक दल पीछे हट जाएंगे, जिस दिन इसके अंदर से राजनीति हट जाएगी, उस दिन इसका समाधान हो जाएगा। कुछ राजनीतिक दल जो इसमें घुसे हुए हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में और प्रादेशिक राजनीति में जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, वो इस आंदोलन की सवारी करके अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके कारण से पूरा आंदोलन को दूषित करने का काम उन राजनीतिक दलों ने किया हुआ है। राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग जिस दिन अलग हो जाएंगे और सही मायने में किसानों के प्रतिनिधि जिस दिन बात करेंगे, हमारी पंचायती परंपरा है कि हम लोग संवाद कभी नहीं समाप्त करते। दूसरा, पंचायत परंपरा का एक नियम होता है पंचायती निर्णयों का कि कोई अपनी बात पर जिद नहीं करता है, फैसला मिलजुल करके कोई रास्ता निकाला जाता है। तो जो सच्चा किसान है, जो हरियाणा प्रदेश के सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं को जानने वाला है, वो कभी जिद के ऊपर खड़ा होकर के कोई निर्णय को मांगने का काम नहीं करेगा। रास्ता निकालना है, समाधान खोजना है, और सब लोग, कोई परेशानी किसी को क्यों हो, नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी मानता हूँ समाधान जल्दी होना चाहिए, लेकिन इस समाधान के रास्ते में जो राजनीति है वह आड़े आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पंचायती परंपराओं का मानना जो होना चाहिए, उसको ना मान करके और एक पक्षीय जिद करने की जो सोच है, जो मैं इसको एक प्रकार से पंचायती मर्यादाओं के प्रतिकूल मानता हूँ। निर्णय वही हो जो सबको प्रिय हो, वही निर्णय का लागू हो सकता है। तो इसका समाधान होना चाहिए निश्चित तौर पर, और कोई इसका रास्ता निकलना चाहिए। बिल्कुल कैप्टन साहब, हमने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चर्चा की, किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। अभी बात करें उत्तर प्रदेश की, जिसकी अहम जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर है। उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पूरे के पूरे देश की निगाहें कहीं ना कहीं राजनीतिक वहाँ से निर्धारित होती है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और देश में किस तरह की जो है वो लहर रहेगी। तो आखिर क्या कुछ कैप्टन साहब की तरफ से वहाँ तैयारियाँ की गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या फिर से सत्ता वापसी हो? मेरी तो तैयारी इतनी है कि इस पूरे महायज्ञ में एक गिलहरी योगदान मुझे कार्यकर्ता के नाते देना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश एक विशाल और एक विराट एक संगठन के रूप में अब खड़ा हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन की वही स्थिति है जो कभी गुजरात और मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। हर बूथ के ऊपर और हर घर घर तक पहुंचने वाला कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा है। लाखों लाखों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर घर घर जा रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल की जो सरकार का कार्यकाल है, वही अपने आप में दोबारा सरकार को बनाने के लिए आज काफ़ी दिखाई देता है, पर्याप्त दिखाई देता है। 4.5 साल में विपक्ष नगण्य रहा, विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा, अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी नाकाम रहा। सदन पर, सड़क पर कोई भी विषय को लेकर के वह सरकार के सामने कोई बात रख नहीं पाया। तो विपक्ष की अपनी नाकामी अपने आप में कारण है, सरकार की अपनी सफलता अपने आप में कारण है, और सामने कोई ना नेता है, ना कोई नीति, ना कोई कार्यक्रम लेकर के, ना कोई दिशा, ना कोई दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए विपक्ष जो है मुकाबले में दिखाई देता है। विपक्ष बिखरा हुआ है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के 7 साल के काम वह बहुत बड़ी मजबूत हथियार के तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता के पास है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 4.5 साल का, पौने 5 साल का कार्यकाल में जो एक अच्छी कानून व्यवस्था देखी है, बेहतर सुचारू बिजली की व्यवस्था देखी है, पारदर्शी शासन व्यवस्था देखी है, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता देखी है, और बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा देखी है, पढ़ाई शिक्षा का माहौल बेहतर होता हुआ देखा है, सड़कें बेहतर होती हुई दिखी हैं। ये सारी चीज़ें आज आम जनता दोबारा से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। हम भी सब कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के जो एक राजनीतिक संगठन का चुनाव प्रचार अभियान का कार्यक्रम रहता है कि हर घर तक अपनी बातों को पहुंचाना, अच्छे उम्मीदवार जनता के बीच में जाएं और अधिक से अधिक हमारे विधायक चुन करके आएँ
पहले से ज़्यादा बेहतर परिणाम लाने का प्रयास हर कार्यकर्ता का संकल्प दिखाई देता है। कैप्टन साहब, आप कह रहे हो कि यूपी में फिर से जो योगी सरकार की वापसी होगी, वहीं हम यूपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आरएलडी की बात करें, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, इनके साथ साथ किसान जो है, किसान फैक्टर जो है, आप लगातार जो है यूपी में घूम रहे हो लंबे समय से, खासकर पश्चिमी यूपी, तो आपको कितना लगता है कि आखिर वो कितना डेंट क्या आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का पड़ेगा वहाँ यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गन्ना के 25 रुपये के मूल्य बढ़ाए गए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बात करता हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि किसान आंदोलन का आंशिक कोई प्रभाव हो सकता है, उसका ही मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ कि 25 रुपये किसान के गन्ने का मूल्य बढ़ाना ये ऐतिहासिक वृद्धि है और किसान को संतुष्टि है कि भाजपा के शासनकाल में जो निर्णय है उस निर्णय को लागू करते हुए उनको लाभ मिलेगा। जो गन्ना मिलों से जो पेमेंट है, पहले से ज़्यादा बेहतर पेमेंट हुई है, पहले से कहीं बड़ी राशि किसानों के खाते में गई हैं। वही किसान सम्मान निधि की जो योजना है उसका लाभ किसानों को सीधे मिल रहा है। वहाँ पर जो किसान वर्ग है वो देखता है कि बिजली की व्यवस्था बहुत बेहतर, पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है और चुनाव में केवल एक मुद्दा नहीं होता है। वो जब समग्रता से सोचता है, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपना सामान्य जीवन में, जब किसान ये महसूस करता है कि गुंडागर्दी समाप्त हो रही है, किसान ये महसूस करता है कि उसकी बहन बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित है, किसान ये महसूस करता है कि अब उनको दंगा फसाद के झूठे आरोपों में उनको जेलों में डालने वाली सरकार नहीं है, किसान वर्ग आज इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसके हित वह भाजपा के शासनकाल में सुरक्षित हैं। तो ऐसे में भले ही किसी के मन में कानूनों के प्रति संदेह हो सकता है, भावनात्मक स्तर पर उसके मन में कोई बात आ सकती है, लेकिन राजनीतिक जब उस स्तर पर जाकर सोचता है और समग्रता से सोचता है तो योगी जी का कोई दूसरा सामने कुछ उनके दिमाग में, जहन में भी उतर करके नहीं आता है और वो सीधे सीधे योगी जी की सरकार को दोबारा बनाते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, जिन्होंने एलनाबाद उपचुनाव की बात करें, किसानों की बात करें और खासकर जो कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले उसको लेकर हमारे साथ चर्चा की। वहीं मैंने कुछ एक राजनीतिक सवाल कैप्टन साहब से किए, जो इनका एक राजनीतिक अनुभव है, बड़ी चतुराई से और अपने हिसाब से इन्होंने उनका भी जवाब दिया। तो कैप्टन साहब के साथ आपको जो है हमारी बातचीत कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।